नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, जो हिंदी माध्यम के 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क जो है आपको क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, जो पिछले 15 नवंबर से आपको लगातार जारी है और आपको लगातार वीडियोज़ मिलते आ रहे हैं। तो उसी में जो है हमने पिछले वीडियोज़ आपको सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी जो हमने पीछे से स्टार्ट किया हुआ है उसका 3 चैप्टर आपको ख़त्म 4 चैप्टर आपको ख़त्म कर दिया है। अब उसका 5वां चैप्टर आपको जो है आज हम ख़त्म करने वाले हैं, जिसका नाम है खनिज। तो ये 5वां चैप्टर जो है आज ख़त्म हो जाएगा। यहीं पर जो है आपका ये चैप्टर आपका एंड कर जाएगा। यहीं पर ये एंड कर गया है आपका चैप्टर। तो इतना ही बस आपको थ्योरी जो है समझना है। इतना ही थ्योरी के बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बस एकदम शॉर्ट्स में आपको करके दिए जा रहे हैं। सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं आपको एक वीडियोज़ में मात्र 40 मिनट 30 मिनट के वीडियोज़ में आपको एक चैप्टर जो है ख़त्म करके जो एकदम रिवीजन के फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। तो आपको इसमें दिक्कत क्या हो रहा होगा, इसमें एक दिक्कत ये आ रहा होगा कि ये शॉर्ट्स, ये जो नोट्स लिखा गया है आपको शॉर्ट्स में लिखा गया है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, कैसे वहाँ पर मान लीजिए आपको लॉन्ग में क्वेश्चंस दिया, लॉन्ग में क्वेश्चंस पूछा गया कि बताइए कि मान लीजिए इसी टॉपिक को हम ले लेते हैं ऊर्जा संसाधन में कि परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो आप जो है ये पूछा जाए कि आपको परंपरागत स्रोत क्या हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा कि प्रकृति से मिलने वाले स्रोत को हम परंपरागत स्रोत कहते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 प्रकार नहीं 4 प्रकार यहाँ पर दिया गया है, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत ऊर्जा। बस 4 प्रकार के होते हैं। पहला डैश दे पहला लिख करके कोयला लिख करके डैश दे दीजिएगा और उसके प्रकार बता दीजिएगा कि कोयला इतने इतने प्रकार के होते हैं और इन इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर पेट्रोलियम के बारे में लिख दीजिएगा। दूसरा प्रकार जो है हमारा परंपरागत स्रोत का पेट्रोलियम है और इसका उपयोग इन इन जगहों पर होता है और यह इन इन क्षेत्रों में मिलता है। इस तरह से समझ पा रहे हैं आप बात को। फिर लिख दीजिएगा कि प्राकृतिक गैस अगला स्रोत, अगला प्रकार जो है प्राकृतिक गैस का है, वो उसका उपयोग इन इन क्षेत्रों में होता है और उसका क्षेत्र जो है वो ये सब है, यहाँ पर ये मिलता है। इन इन जगहों पर प्राकृतिक गैस हमारे भारत में मिलते हैं। अगला जो है विद्युत ऊर्जा। इस तरह से आप चारों प्रकार को क्या करते हैं, बारी बारी से लिख करके और 2-2 लाइन उसके बारे में लिखते जाएंगे। आपका आंसर जो है लॉन्ग में पूछे तो 2-2 लाइन की बदला में 3 लाइन कर दीजिएगा, थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, शब्द को फैला देना है। तो आपका बड़ा से बड़ा आंसर और छोटा से छोटा आंसर। जैसे पूछ दे कि परंपरागत स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 मार्क में पूछ दे तो बता दीजिएगा कि परंपरागत स्रोत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और ये निम्न है। सीधे लिख दीजिएगा कोयला पहला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा विद्युत ऊर्जा। तो इस तरह से आप इसको अगर आप पढ़े रहिएगा, आप बार बार रिवाइज किए रहिएगा परंपरागत स्रोत 4 प्रकार, तो आपको ये चाहे लॉन्ग में पूछे चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि परंपरागत स्रोत कितने प्रकार के होते हैं तो टिक मार दीजिएगा कि 4 प्रकार के होते हैं, उसमें दिया रहेगा। या 2 मार्क में पूछे कि परंपरागत स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, लाइन में लिख दीजिएगा कि परंपरागत स्रोत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सब लिख दीजिएगा नीचे में बारी बारी से, 2 मार्क मिल जाएगा। 4 मार्क में पूछे, 5 मार्क में पूछे तो पूरे इसको लिख दीजिएगा परंपरागत स्रोत कोयला के बारे में 2 लाइन 4 लाइन जितना में आए आपका। तो ऐसे ऐसे करके आप लॉन्ग से लॉन्ग और शॉर्ट से शॉर्ट सारे क्वेश्चंस आप इतने ही छोटे नोट्स से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये इसीलिए शॉर्ट्स में आपको दिया गया है कि जब तक आप बार बार इसको रिवाइज नहीं कर पाइएगा, इसको रिवाइज करना आसान है, आप मात्र 10 मिनट में पूरे पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको शॉर्ट्स करके दिया जा रहा है और ये इसका फ़ायदा यही है। नहीं तो हम अभी लेक्चर पे लेक्चर एक ही चैप्टर का 4 लेक्चर, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देते रहें, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होना है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाना ही हमारा क्या है, लक्ष्य है। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर 2 भाग में है। पहला है कि खनिज, खनिज क्या है, और इसके बाद बताइए कि ऊर्जा संसाधन क्या है। तो 2 भाग में है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो चलिए हम समझते हैं, शुरू करते हैं समझना खनिज संसाधन से। तो पहले समझिए खनिज का महत्व क्या है, खनिज आखिर महत्व क्या है इसका, क्यों खनिज खनिज हम इतना करते हैं। तो खनिज का महत्व है कि हमारे जीवन की हर वस्तु खनिज से बनी है। जैसे घर, वाहन, मशीन, औजार, जो भी हमारा है, हमारा ये कपड़ा, ये हमारा शर्ट, ये पैंट, ये सब खनिज का बना हुआ है। ये घर, मकान, बोर्ड सब खनिज के हैं। जैसे कि आप देख लीजिए हमारा ये शर्ट, ये भी क्या है, खनिज से बना है। कपड़ा भी बना हुआ है। जैसे ये मकान ईंट से बना है, सीमेंट से बना है, चूना पत्थर, वो भी खनिज है। चूना जो है, चूना से ही सीमेंट बनता है, चूना पत्थर से बना है। जैसे कि ये हमारा बोर्ड, बोर्ड पे लगा हुआ लोहा, तो जो लोहा भी एक खनिज है। तो आप समझ सकते हैं कि हर सामान, घर से लेके वाहन, वाहन में भी लोहा लगा होता है तो लोहा भी एक खनिज है। मशीन, औजार, जो भी चीज़ है सब खनिज से ही बनते हैं हमारे पास।
तो अगला लाइन कह रहा है, दूसरा लाइन कह रहा है कि उद्योग तथा ऊर्जा का आधार भी क्या है, खनिज है। उद्योग का भी आधार क्या है, खनिज है। मान लीजिए मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है, तो उसको लोहा अगर ना मिले तो कहाँ से मोटरसाइकिल बना पाएगी। तो उस मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी का आधार क्या है, खनिज है। खनिज में भी क्या है, लोहा है। या रेलवे बनाने वाली, रेल की पटरियां बनाने वाली कंपनी है, चक्का बनाने वाली कंपनी है, तो सबको लोहा की जरूरत है। इस तरह से खनिज जो है उद्योग का भी आधार है और ऊर्जा का भी आधार। जैसे कोयला हमारा खनिज है, तो कोयला से ही तो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब के टाइम में तो एलपीजी गैस आ गया, वो भी खनिज है, प्राकृतिक गैस के अंदर में आता है। नहीं, पहले कोयला से ही सारा का सारा काम होता था। लोग खाना भी बनाते थे, कपड़ा भी प्रेस करते थे, गाड़ियां भी, स्टीम इंजन, भाप वाला रेलगाड़ी चलता था पहले। तो कोयला बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो उद्योग तथा ऊर्जा दोनों का आधार हमारा क्या है, खनिज है। भोजन, औषधि और सजावटी वस्तुओं में खनिज मौजूद होते हैं सब जगह। खनिज क्या है आपका, भोजन में भी खनिज क्या कहते हैं, उपस्थित है। जैसे कैसे कहिएगा भोजन में कैसे उपस्थित है, तो आप पढ़ते होइएगा, आप या जानते होइएगा कि दूध पियो, दूध में कैल्शियम होता है। कैल्शियम यानी वही चूना पत्थर जिसको क्या कैल्शियम, कैल्शियम भी एक खनिज है। आप कहते हैं कि फलाना वाला साग सब्जी खाओ, उसमें आयरन होता है, तो आयरन भी क्या है, आयरन मतलब लोहा, लोहा भी एक खनिज है। तो हमारे खाने पीने में भी क्या होता है, खनिज होता है। औषधि में भी खनिज है, सजावटी वस्तु में भी क्या है, खनिज है। तो इन सभी चीजों में जो है आपको खनिज का उपयोग होता है। खनिज के बिना आधुनिक जीवन का कल्पना क्या है, असंभव है। बिना खनिज के आप जो आधुनिक जीवन है, जी तो लेंगे ही, हमको फल मिल जाए, कहीं जानवर की तरह हम तो रह ही लेंगे, पहले से भी रह रहे थे जब हमको खनिज के बारे में नहीं पता था। लेकिन आधुनिक जीवन जो है हमारा, वो नहीं जी पाएंगे हम। ये बल्ब, ये घर, ये मकान, ये गाड़ियां, ये सब चीज हमारे हमको नहीं मिल पाएगा। आगे देखिए, खनिज, तो ये तो समझ गए खनिज का कितना महत्व है। खनिज के महत्व के बारे में आपको पता लग गया कि कहाँ कहाँ पे इसका काम पड़ता है हमको। अब समझिए कि खनिज है क्या। आखिर जो खनिज से इतना काम होता है, इतना महत्वपूर्ण है, तो आखिर खनिज है क्या। तो खनिज जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ठोस वस्तु है। ये जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर भी जो है आपको जमीन से ही क्या होता है, प्राप्त होता है, ठोस रूप में प्राप्त होता है। गैस वैस वाला नहीं होता है, गैस रूप में ये खनिज हमको आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ठोस वस्तुएं जो हैं, प्राकृतिक रूप से मिलता है हमें खनिज, वो हमारा खनिज कहलाता है। इसकी संरचनाएं निश्चित होती है। इसका जो संरचना होता है, जैसे आयरन है, तो आयरन का संरचना क्या होगा, निश्चित होगा। आयरन आयरन की तरह ही होगा। आयरन कभी भी क्या होगा, चांदी नहीं बनेगा। लोहा कभी भी चांदी की तरह नहीं दिखेगा। उसका संरचना निश्चित है कि लोहा जब भी मिलेगा तो उसी रूप में मिलेगा। कभी लोहा काला और कभी उजला लोहा नहीं मिलेगा। हमें लोहा हमेशा एक निश्चित संरचना, निश्चित आकार में मिलेगा। इसके बाद रासायनिक संगठन भी समान होता है। रासायनिक संगठन मतलब लोहा अगर Fe है, उसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो हमें Fe के ही फॉर्म में मिलेगा। एटॉमिक नंबर उसका हमेशा जब भी हम लेंगे तो परमाणु संख्या 26 वाला ही मिलेगा हमको। उसका भार अगर जो है लोहा का 26 दूनी 52 मान लीजिए है, 52 AMU है, तो वो अब हमेशा क्या मिलेगा, 52 में ही मिलेगा। यानी जो है 52 AMU का ही भार का मिलेगा। यानी वो बदलाव नहीं होगा, उसके रासायनिक संगठन में क्या होगा, बदलाव नहीं होगा। तो ये वाली बात हो गया आपको। अगला देखिए, जो है कुछ कठोर होते हैं, कुछ जो होते हैं कठोर, कुछ धातु क्या कहते हैं आपको, खनिज जो होते हैं वो कठोर होते हैं, जैसे कि हीरा। और कुछ नरम होते हैं, जैसे कि चूना पत्थर। चूना पत्थर भी क्या है, खनिज है। चूना पत्थर भी क्या है आपको, खनिज है। तो वो नरम होता है। चूना को अगर आप रगड़िएगा तो कितना आराम से टूट जाएगा। तो नरम खनिज है और ये कठोर खनिज है, लेकिन सब ठोस रूप में ही आपको मिलेगा। सबका संरचना निश्चित होगा और सबका रासायनिक संगठन, चूना पत्थर का रासायनिक संगठन हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, बदलेगा नहीं आपको। इसके बाद देखिए, इसकी विविधता निर्माण के समय भौगोलिक रासायनिक परिस्थिति पर निर्भर करती है। जो इतने विविध फॉर्म में खनिज आपको प्राप्त होते हैं, ये रासायनिक परिस्थिति के कारण समय की भौगोलिक और रासायनिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। समय कैसा है और उसका रासायनिक परिस्थिति कैसा है, कितना दाब है, कितना ताप है, इन सब चीज़ों पर खनिज का जो विविधता है वो क्या करता है, निर्भर करता है। अब देखिए, खनिजों का वर्गीकरण, अगला टॉपिक जो है आपका खनिजों का वर्गीकरण है। खनिज का वर्गीकरण, जो खनिज कितने तरह के होते हैं, तो देखिए यहाँ पर खनिज आपको 4 तरह के खनिज आपको दिखाए गए हैं। पहला तरह का है कि लौह धातु खनिज। लौह धातु खनिज यानी ऐसे खनिज जो एकदम टाइट, कठोर मात्रा में होता है। थोड़ा एक्सेस लोहा, मतलब लोहा कितना कठोर होता है, उस तरह के कठोर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, लौह धातु खनिज। यानी
ये थोड़ा सा ज़्यादा कठोर होगा। जैसे लौह अयस्क वाले खनिज उसको लौह धातु खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज है, जैसे निकेल है, ये सब थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कठोर होगा। और दूसरा है कि अलौह धातु खनिज, यानी इसमें उतना कठोरता नहीं होगा। अलौह मतलब उतना कठोरता नहीं होगा, जैसे कि आपका सीसा है, तांबा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, तो ये सब जो है अलौह धातु खनिज हो गया। इसके बाद बहुमूल्य धातु खनिज, जो महंगा है, जो भी महंगा महंगा धातु वाला खनिज है, वो सब जो भी महंगा महंगा धातु है, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सब बहुमूल्य धातु खनिज में आते हैं। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा जिससे ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने वाले खनिज को क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, कोयला से भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तभी हमारी गाड़ी वाड़ी चलती है। प्राकृतिक गैस से भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, खाना वाना जो बनता है हमारा, तो ये सब ऊर्जा खनिज के अंदर में आ जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अब खनिजों की प्राप्ति कहाँ से होती है आपको? तो खनिजों की प्राप्ति जो है आपको यहाँ पर मुख्यतः 5 टाइप दिया गया है। खनिजों के प्राप्ति के 5 भाग दिए गए हैं। जैसे आपको खनिज पहला प्राप्त होता है आग्नेय या कायांतरित चट्टान की दरारों में। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान का मतलब ज्वालामुखी आप फटते हुए सुने होंगे, देखे तो नहीं होंगे, क्योंकि बिहार में कहीं ज्वालामुखी नहीं फटता है। तो ज्वालामुखी जो फटता है तो उसके नीचे से लावा निकलता है, एकदम आग की तरह लाल लाल लावा जो है पिघलता हुआ बाहर निकलता है, और वो टाइट होकर के पत्थर के रूप ले लेता है, पत्थर की तरह टाइट हो जाता है। जितना झारखंड या आप गया की तरफ जाइएगा तो पत्थर के बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखेंगे, पत्थर वाले एकदम पहाड़ दिखेंगे कि बड़े बड़े पत्थर वाले पहाड़ हैं। वो पत्थर वाले पहाड़ कहाँ से आए? तो कभी न कभी पहले टाइम में, आज से लाखों वर्ष पूर्व जो है, वो ज्वालामुखी फटने के कारण जो लावा निकला था, वही लावा जमा हो करके जितना दक्षिण के तरफ जाइएगा, भारत के दक्षिण यानी झारखंड से नीचे जाइएगा, मध्य प्रदेश, झारखंड भी जाइएगा, यहाँ बिहार के गया में भी जो है आपको पत्थर वाले पहाड़ दिखेंगे। तो वो सब आग्नेय चट्टान है, यानी लावा के ठंडा होने से बना है, जो ज्वालामुखी में मिला है। तो ये आपको आगे का टॉपिक है, अगर हायर क्लास में आप समझिएगा। तो अभी हम आपको आग्नेय चट्टान के बारे में बता दिए। जो ज्वालामुखी से जो निकलता है लावा, वो ठंडा होकर के जो चट्टान बनता है, वो चट्टान जो है आग्नेय चट्टान कहलाता है। उसमें जो आपको खनिज मिलता है, उसको आग्नेय चट्टानों की दरार, उसके दरार में, उसमें अंदर में क्या होता है? खनिज होता है। तो उसको, जैसे कि उसमें कौन कौन से खनिज होते हैं? तांबा होता है, जस्ता होता है, सीसा होता है। ये सब खनिज आपको आग्नेय चट्टानों में आपको मिलेंगे, या कायांतरित चट्टान उसी को कहते हैं। दूसरा है अवसादी परत। अवसादी परत का मतलब ये होता है कि वो चट्टान जो है आपको क्या होता है, धीरे धीरे टूटता है, या अनेक अनेक प्रकारों से वो टूट जाता है। तो टूट करके वो जो है आपको बह के दूसरे जगह जाता है, और एक जगह पे जाकर के जमा होते जाता है, जमा होते जाता है। एक लेयर बना, फिर जमा हुआ, फिर दूसरा लेयर आकर के उस पर बैठ गया, फिर तीसरा लेयर आकर के बैठ गया। तो इस तरह से अवसादी परत बन के तैयार हो जाता है। परत बाय परत जो है वो चट्टान का टूटा हुआ भाग परत बाय परत बन के तैयार हो जाता है, उसी को अवसादी परत कहते हैं। टूटने के बाद वो पाउडर क्या होगा? वो टुकड़ा क्या होगा? पाउडर के रूप में होता है। वो जाता है एक के ऊपर एक, कहीं पर जमा होते जाता है, किसी खाई में, किसी जगह पर जमा हो करके, और क्या होता है? परत का रूप ले लेता है, टाइट हो करके। जैसे कि आपका देखिए ना, जिप्सम या चूना पत्थर जो है वो पत्थर है, लेकिन उस तरह का टाइट पत्थर नहीं है, वो अवसादी परत वाला पत्थर है। अगर इधर का नॉर्मली आपको आग्नेय चट्टान वाला पत्थर दे दें तो आपसे टूटेगा नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है, कड़ा होता है वो वाला पत्थर। और लेकिन ये चूना पत्थर जो है हमारा, अगर आप पटकिएगा उसको जोर से या दबाइएगा भी तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो वो ओरिजिनल नहीं है, वो अवसादी परत वाला है, कि अवसाद से जा करके वो जमा हो करके वो परत बाय परत वो बना है। तो उसी को कहते हैं अवसादी परत में भी हमारा क्या होता है? खनिज होता है। जैसे कोयला होता है, कोयला भी इसी तरह से, कोयला देखिएगा परत बाय परत बैठा हुआ रहता है। लौह अयस्क भी उसी में मिलता है हमको, जिप्सम भी उसी में मिलता है, जिप्सम यानी चूना पत्थर वहीं से होता है। इसके बाद देखिए अपक्षयित चट्टान। अपक्षयित चट्टान का मतलब क्या? वही जो टूटा हुआ भाग है, अपक्षयित चट्टान मतलब कि वो जो आग्नेय चट्टान है, वो जब टूट जाता है धूप पड़ने के कारण, वर्षा होने के कारण, जो टूट करके बगल में गिरता है, बड़ा सा मान लीजिए पत्थर है, वो टूट टूट करके बगल में गिरेगा, तो वो जो अपक्षयित चट्टान है उसमें भी क्या होते हैं? आपको खनिज होते हैं, जिसको हम बॉक्साइट कहते हैं। इसके बाद देखिए जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप उसको कहते हैं, जैसे कि जो नदी जो है, नया नया जो पानी मिट्टी लेकर के आती है, कहीं से भी मिट्टी उठा करके लाई और वो कहीं पर जा करके निक्षेपित कर दी, मतलब कि उसी को कहते हैं जलोढ़ निक्षेप। यहाँ पर तो आपको सोना नहीं मिलता है, सोना चांदी जो है ये जलोढ़ निक्षेप में मिलने वाले खनिज हैं। नदियाँ क्या करती है, बहुत जगह से नया नया मिट्टी को उठा करके लाता है और कहीं पर जो ला करके जमा कर देता है। देखते होइएगा कोसी उसी अगर आप जाइएगा या कहीं पर भी जाइएगा जहाँ बाढ़ उड़ आ जाता है, तो क्या हो जाता है? कहीं पर मिट्टी के ढेर बन गए, कहीं कुछ बन गए, कहीं खड्डा बन गया।
तो वो जो मिट्टी का ढेर बन गया कहीं पर, उसी को कहते हैं जलोढ़ निक्षेप। तो उसमें क्या होता है, सोना, चांदी, टीन, ये सब चीज़ पाया जाता है। तो यहाँ के बिहार के या भारत के जलोढ़ निक्षेप में उतना ज़्यादा सोना नहीं होता है। आप दक्षिण अफ्रीका की तरफ जाइएगा तो आपको जो है दक्षिण अफ्रीका या इधर जो अदर कंट्री है, उसमें क्या होगा, उस जलोढ़ निक्षेप जो नदी के द्वारा लाया गया निक्षेप है, उसमें सोना मिलता है। बहुत सारे यूट्यूब्स के रील्स में आपको दिखता होगा कि लोग क्या करते हैं, उस पानी में ऐसे करके मिट्टी उठाते हैं, मिट्टी को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो आपको सोना का अंश उसमें मिलता है। उस सोना का छोटा छोटा दाना मिलता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो उसमें मजदूर लग लग करके वो मिट्टी को छान छान करके क्या निकालते रहते हैं, सोना निकालते रहते हैं। यहाँ नहीं, वो पीला पीला मिट्टी होता है, वो मिट्टी अब इधर हम लोगों की तरफ नहीं पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में दक्षिण में कुछ कुछ क्षेत्र में पाया जाता है उस तरह का। तो वो सोना निकालने का वो तरीका है। तो जलोढ़ निक्षेप में सोना मिलेगा आपको, चांदी मिलेगा, टीन मिलेगा, ये सब खनिज वहाँ पे मिलता है। समुद्री जल में भी क्या होते हैं, खनिज होते हैं, जैसे नमक होता है, मैग्नीशियम होता है, ब्रोमाइन होता है, ये सब जो होता है वो समुद्री जल में पाए जाने वाले खनिज हैं। तो ये आपको खनिज का प्रकार पता लग गया, वर्गीकरण पता लग गया, 4 प्रकार के, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है ये बात आपको पता लग गया कि आग्नेय चट्टान में मिलता है, अब सादी परत में मिलता है, अपक्षयित चट्टान में, जलोढ़ निक्षेप में, समुद्री जल में, इन सब जगहों पर क्या मिलता है, हमको खनिज प्राप्त होता है। अब जब खनिज प्राप्त हो गया, पता लग गया, तो अब आप पता करिए कि भारत में कितने तरह के खनिज हैं, भारत में कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं। तो भारत में पहला प्रमुख खनिज जो है लौह अयस्क है। लौह अयस्क हमारा बहुत ही प्रमुख खनिज है, क्योंकि लोहा से ही इतना सारा काम हमारा हो रहा है। हमारा घर बिना लोहा के नहीं बनेगा, हमारी गाड़ियाँ बिना लोहा के नहीं बनेगा, रेल पटरी सब जो है बिना लोहा के नहीं बनेगा। तो लोहा जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। तो लौह अयस्क किसको कहते हैं, तो अयस्क उसको कहते हैं जिसमें लोहा का मात्रा, ऐसे अयस्क, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको इतना मिट्टी ला करके दे दें, तो मिट्टी क्या है, कुछ नहीं है, बेकार है। अगर इस मिट्टी में आपको लोहा का मात्रा ज़्यादा होगा, 50% इसमें लोहा, 60% लोहा होगा मान लीजिए, तो ये क्या होगा, ये अयस्क कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपको अयस्क कहलाएगा। ये मिट्टी क्या कहलाएगा, काला मिट्टी हम आपको इतना ला के दे दें तो ये अयस्क कहलाएगा। और कौन सा अयस्क कहलाएगा, तो लौह अयस्क कहलाएगा। ये मिट्टी कौन सा अयस्क कहलाएगा, आपको लौह अयस्क कहलाएगा, क्योंकि इसमें लोहा का मात्रा ज़्यादा है, ये लौह अयस्क कहलाएगा। आपको इसमें से क्या कर लेंगे, हम लोहा निकाल लेंगे। तो अयस्क में से हमें क्या प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लौह अयस्क कहते हैं। अब देखिए, अब एक बात और समझिए, अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। तो कोई भी चीज़ जो है वो खनिज है जब तक उसमें से हम क्या कहते हैं, बढ़िया से क्या कहते हैं, कोई भी चीज़, जैसे कि लौह अयस्क है, लोहा वाला अयस्क है हमारे पास, तो ज़्यादा मात्रा में जब तक हम उसमें से लोहा नहीं प्राप्त कर लेंगे, आसानी से कोई भी चीज़ उसमें से प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक उसको अयस्क नहीं कहेंगे, तब तक वो खनिज है। अगर इसमें 50 से 60% लोहा है, अगर हमको आसानी से निकल जाता है तो ये लौह अयस्क होगा। अगर ये इसमें लोहा है 20 से 25% है, ज़्यादा कीमत लग जाएगा हमको निकालने में ही, तो अगर कीमत निकालने में लग जाएगा तो उसे हम नहीं निकालेंगे, इसको अयस्क नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ खनिज कह के छोड़ देंगे। ये खनिज है, लेकिन इस खनिज से हम मतलब कि लोहा उतना आसानी से निकाल नहीं सकते हैं, तो उससे में क्या हो जाएगा, हमको जितना मान लीजिए 1 किलो लोहा मिलेगा और उसको निकालने में हमारा 2000 रुपया खर्च हो जाएगा, तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो इस मिट्टी को क्या कह देंगे, ये खनिज है। अगर इसमें से हमको ज़्यादा मात्रा में लोहा मिले, फायदा हो, तो उसको हम कह देंगे अयस्क। ये आगे का टॉपिक है, आपको बाद में आप समझिएगा। तो अभी आप लौह अयस्क के बारे में समझिए। औद्योगिक विकास की रीढ़, ये जो लोहा है हमारा औद्योगिक विकास का क्या है, रीढ़ है। इसके बाद जो है इसके प्रकार क्या हैं, तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये 2 प्रकार के ऐसे अयस्क हैं, 2 प्रकार के ऐसे अयस्क हमारे भारत में मिलते हैं जिसमें लोहा प्राप्त होता है। जैसे मैग्नेटाइट अयस्क भी लौह अयस्क है और हेमेटाइट अयस्क भी लौह अयस्क है। दोनों में अंतर क्या है, क्यों अलग अलग नाम दिया गया है, तो इसमें 70% आपको लोहा मिलेगा और इसमें 50 से 60% आपको लोहा मिलेगा। यानी अगर 1 क्विंटल मैग्नेटाइट अयस्क दें, इस तरह का आपको मिट्टी दें, 1 क्विंटल मिट्टी दें, यानी 100 kg आपको मिट्टी दें, तो उसमें 70 kg आपको लोहा प्राप्त होगा। यानी मैग्नेटाइट अयस्क होगा, अगर 1 क्विंटल यानी 100 kg आपको मैग्नेटाइट अयस्क दें तो उसमें 70 kg लोहा आपको मिलेगा। और हेमेटाइट अगर दें 100 किलो तो आपको 50 से 60 kg ही आपको क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। दोनों में ये अंतर है, मात्रा का अंतर है। दोनों अयस्क में किसी में कम लोहा है, किसी में ज़्यादा लोहा है, दोनों अयस्क में यही अंतर है बस। और उसको हम क्या करते हैं, आसानी से क्या करते हैं, उस मिट्टी को लोहा भट्ठी में डालते हैं और लोहा पिघला करके निकाल लेते हैं, तो इसीलिए उसको अयस्क कहते हैं। और आसानी से निकल जाता है, आसानी से नहीं निकलता तो उसको खनिज कह देते हैं हम लोग। तो देखिए, ये मैग्नेटाइट जो लोहा वाला अयस्क है, मैग्नेटाइट अयस्क जो है वो चुंबकीय नेचर का होता है, चुंबक इसी से बनता है। मैग्नेट जो है हमारा वो इसी अयस्क से बनता है। और ये हेमेटाइट जो है ये व्यापक उद्योग में उपयोग किया जाता है, व्यापक उपयोग होता है ये हेमेटाइट का।
क्योंकि ये हेमेटाइट जो होता है भले ही कम मात्रा में है, 50 से 60% की मात्रा में है, लेकिन निकल बहुत आसानी से जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। इसीलिए हेमेटाइट का हम व्यापक उपयोग करते हैं, ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। ये बात आप समझ गए। ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो आपको उड़ीसा में मिलता है, और उड़ीसा के मयूरभंज नाम के जगह पे मिलता है, केंदुझर नाम के जगह पर मिलता है। इसके बाद देखिए झारखंड, झारखंड में भी लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। झारखंड मेन जगह है लोहा का। झारखंड में आप पढ़े होंगे कि पहले बिहार का ही अंग था झारखंड, और झारखंड में बहुत सारा खनिज था। भारत का उसको रूढ़ प्रदेश इस तरह का नाम दिया जाता है, खनिज के कारण बहुत ज़्यादा खनिज है झारखंड में। तो उसको झारखंड के सिंहभूम में आपको टाटा का जो टाटा स्टील है फैक्ट्री, टाटा टिस्को जो है वो झारखंड में ही है। तो झारखंड के सिंहभूम में आपको लोहा मिलता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बस्तर का बेलाडीला, इन सब जगहों पर लोहा का अयस्क मिलता है। लोहा नहीं मिलता है जैसे जो आप लोहा देखते हैं सरिया, वो क्या है धरती के नीचे से खींच के निकाल के ले आते हैं, नहीं, वो अयस्क के रूप में, मिट्टी के रूप में काला काला मिलता है। पत्थर को तोड़ते हैं या मिट्टी के रूप में मिलता है, उसको पिघलाते हैं, तब जाकर के वो लोहा प्योर फॉर्म में निकल के आता है। तो ये अयस्क से हम, ये अयस्क जो है आपको झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कर्नाटक के कुद्रेमुख में, बेल्लारी में, इन सब जगहों पे मिलता है। गोवा में मिलता है, महाराष्ट्र के मड़मगांव में मिलता है। मड़मगांव बंदर से निर्यात होता है, महाराष्ट्र में मिलता है। तो इन सब जगहों पर लोहा आपको आपको दो जगह भी याद हो जाए, झारखंड याद रख लीजिए, उड़ीसा याद रख लीजिए। उड़ीसा के मयूरभंज में, झारखंड के सिंहभूम में लोहा मिलता है। तो आपका बन जाएगा आंसर कि लोहा कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। तो दो भी आपको याद है तो आप लिख दीजिएगा उसको। जैसे आपसे पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि लोहा निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त होता है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपको देख लीजिएगा कि झारखंड सिंहभूम दिया है तो उसको टिक मार दीजिएगा। या कुछ भी पूछ देगा कि मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहा होता है, या हेमेटाइट में कितने प्रतिशत लोहा होता है, तो ये भी पूछ सकता है। इसके बाद देखिए अगला प्रमुख खनिज है मैग्नीज। खनिज और अयस्क में आपको अंतर पता लग गया होगा। तो जो है अब अगला खनिज है आपका मैग्नीज। मैग्नीज का उपयोग जो होता है इस्पात निर्माण में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, कीटनाशक बनाने में करते हैं, पेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये याद रखिएगा कि मैग्नीज का उपयोग, अगर क्वेश्चन पूछे कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ होता है तो आप बता सकते हैं। प्रमुख क्षेत्र जहाँ जहाँ ये पाया जाता है, तो उड़ीसा में पाया जाता है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, इन सब जगहों पर जो है आपको मैग्नीज पाया जाता है। इसके बाद तांबा। तांबा के अयस्क कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पहले समझ लीजिए तांबा का उपयोग कहाँ होता है। तो तांबा का विद्युत तार बनाने में, कहते हैं ना कॉपर वाला तार दीजिए, तांबा वाला तार दीजिए, तो आपका विद्युत तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत सारे उपकरण बनाने में इसका यूज होता है। इसके बाद रसायन बनाने में, केमिकल्स बनाने में इसका यूज होता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो बालाघाट में मिलता है मध्य प्रदेश, खेतरी राजस्थान में मिलता है, खेतरी नाम का जगह है राजस्थान में, वहाँ पर मिलता है तांबा। वो सिंहभूम झारखंड, फिर से झारखंड आ गया। तो झारखंड में बहुत तरह के खनिज मिलते हैं। इसके बाद देखिए अगला है खनिज आपके पास बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है उसमें जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। जैसे कि आपको एल्यूमिनियम का बर्तन दिखते हैं, तो एल्यूमिनियम डायरेक्ट कहीं पर इस तरह से उजला मात्रा में रखा नहीं रहता है, वो बॉक्साइट के फॉर्म में जो है अयस्क के रूप में होता है, बॉक्साइट के अयस्क के रूप में होता है, और उससे हम एल्यूमिनियम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। आपको एल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो इसी अयस्क से, ये अयस्क जहाँ कहीं भी आपको मिलेगा तो समझिए यहाँ वहाँ पर उस अयस्क से आप एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। क्षेत्र कहाँ है, तो उड़ीसा में मिलता है, उड़ीसा के कोड़पुट नाम के जगह पर। पंचपत माली में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है। मध्य प्रदेश के कहाँ पर, अमरकंटक में मिलता है। मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक नाम का जगह है, वहाँ पर मिलता है। पूरे मध्य प्रदेश में तो नहीं मिलता है, किसी खास जगह पर मिलता है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में मिलता है। छत्तीसगढ़ के मैकाल नाम के जगह पर मिलता है। महाराष्ट्र में, झारखंड में, फिर से झारखंड आया, झारखंड में बॉक्साइट भी मिलता है। देखिए झारखंड में ज़्यादातर नाम आपको झारखंड का मिलेगा, तो आपको ना याद रहे तो ज़्यादातर आप अगर आप झारखंड मार दीजिएगा तो ज़्यादातर सही ही होगा आपका। अगला देखिए अभ्रक। अभ्रक कहाँ का मिलता है, तो अभ्रक जो है पतली परतों वाला खनिज होता है, पतली पतली परत के रूप में मिलता है, और अच्छा सुचालक होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक होता है अभ्रक। अभ्रक का यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के उपकरण बनाने में हम लोग करते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, बिजली के उपकरण बनाने में, विद्युत उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलता है, फिर से झारखंड, यानी एक जगह छोड़ करके आपको हर जगह पे क्या मिला है, झारखंड आपको देखने को मिला है। मात्र मैग्नीज वाले क्षेत्र पे आपको झारखंड नहीं मिला है, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, बाद बाकी सब जगह झारखंड मिला है। झारखंड के कोडरमा में अभ्रक मिलता है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, राजस्थान के कहाँ पर, अजमेर में मिलता है आपको अभ्रक। तो ये है।
अगला खनिज है, छठा खनिज है आपको चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो चूना पत्थर सीमेंट बनाने का सबसे बड़ा उद्योग है, खनिज है। चूना पत्थर जो है आपको सीमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इसका। सीमेंट उद्योग व लौह प्रगलन में प्रयोग किया जाता है। तो चूना पत्थर से ही हमारा सीमेंट बन के तैयार होता है। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अभी आप पीछे देखे हैं कि अवसादी चट्टान में चूना पत्थर पाया जाता है। जब वो चट्टान क्या होता है, परत जो है, अवसाद जो है बैठ बैठ करके एक जगह पर बैठ करके जमा हो जाता है और टाइट हो जाता है, तो वो चट्टान का रूप ले लेता है। और थोड़ा सा उतना टाइट चट्टान नहीं, कमजोर चट्टान ही होता है, तो उसको अवसादी चट्टान कहते हैं हम लोग। उसी में एक चूना पत्थर आपको मिलता है। अगला देखिए, ये तो आप समझ गए कि खनिज का महत्व क्या है, खनिज क्या है, खनिज का वर्गीकरण, प्राप्ति और कितने तरह के मुख्य प्रकार के जो प्रमुख खनिज हैं हमारे भारत के, उसका आपने समझ लिया। इससे कोई भी क्वेश्चन आए, लॉन्ग आए, शॉर्ट आए, कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। अब देखिए, खनन और पर्यावरण। खनन जो इतना हो रहा है, ये सब जो खनिज मिलता है कहाँ से मिलता है? खन के ही मिलता है, यानी खोद के ही निकलता है, खोदने से ही, नीचे जमीन को खोदने से ही मिलता है। तो ये जो खनन होता है तो उसका पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है, खनन का क्या क्या पर्यावरण पे समस्याएं हैं। देखिए पर्यावरण पे क्या क्या समस्याएं इसमें क्या क्या है। तो खनिकों के फेफड़ों में की बीमारी हो जाती है। जो खोदने वाला श्रमिक होता है, जो मजदूर होता है, जो खान के अंदर में जाता है, कोयला निकालने जाता है या कुछ भी निकालने जाता है, उसका फेफड़ा में जो है बीमारी उत्पन्न हो जाता है। बहुत बार दुर्घटना हो जाता है, बहुत सारे आदमी उसमें दब के मर जाते हैं। मान लीजिए खोदने गया, खोदते खोदते अंदर गया, वो क्या हो गया, ढह के कोलैप्स कर गया, दब गया, तो उसमें मजदूर दब के मर जाते हैं। आग लग जाता है, कई बार अंदर में क्या हो जाता है, आग लग जाता है, तो भी मजदूर जल के मर जाए, क्योंकि अमोनिया गैस निकलता है या मीथेन गैस निकलता है उसमें से। मीथेन गैस, ये सब ज्वलनशील गैस है, आग पकड़ लेता है, तो आग पकड़ने के कारण आग लगने से मर जाता है आदमी। कई बार बाढ़ आ गया तो खदान में पानी घुस जाता है, उसके कारण भी डूब के मर जाता है आदमी। तो बहुत सारा घटना होता है खदान में, खानने जहाँ पे खोदा खनन किया जाता है। इसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण में क्या प्रभाव होता है? तो भूमि क्षरण होता है, भूमि बर्बाद होता है। अगर आप नीचे से खोद करके निकालिएगा तो भूमि का तो बर्बादी ही है, भूमि क्षरण होता है। इसके बाद जल प्रदूषण होता है। इसके बाद धूल व धुआं निकलता है। धूल धुआं निकलता ही है, जितना खोदिए, जितना ट्रक पे लाद करके ले जाइएगा, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ते रहता है। अगर खान वाले क्षेत्र में अगर आप होंगे तो इस बात को जानते होंगे। इसके बाद देखिए, खनिज की संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। वो तो है ज़्यादा मात्रा में नहीं, वो तो लिमिटेड मात्रा में है, तो अगर उसका संरक्षण नहीं करिएगा तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि खनिज सीमित मात्रा में है, वह अनवीकरणीय है। और ऐसा तो नहीं है कि अगर वो खत्म हो गया तो फिर से हम बना लेंगे, फिर से क्या कर लेंगे, उसको बना लेंगे, तो वो अनवीकरणीय है, फिर से नहीं बनेगा वो। इसके बाद उसके संरक्षण के क्या उपाय हैं? तो उसको बचा के चलाना पड़ेगा। तो संरक्षण के क्या उपाय हैं? तो निम्न श्रेणी के अयस्कों का प्रयोग करेंगे हम। फिर वही बात कि निम्न श्रेणी के अयस्क क्या है, मतलब खराब क्वालिटी का हम अयस्क यूज करेंगे या खराब क्वालिटी का सामान बनाएंगे? नहीं, निम्न क्वालिटी का अयस्क है, मान लीजिए ये लोहा का हेमेटाइट अयस्क है या कोई भी लोहा का अयस्क है, तो अगर 70% होगा तो उसका तो नाम हेमेटाइट दे देंगे हम, 70% उसमें लोहा है। अब मान लीजिए इसमें 20% लोहा है, 20% ही लोहा है, और जो है उसमें 20% ही लोहा है, कम मात्रा में इस अयस्क में लोहा है, तो लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं कि इसको हटा दो, इसको फेंक दो, जो है इससे ज़्यादा मात्रा में लोहा नहीं मिलेगा तो फायदा हमारा नहीं होगा, क्यों ना हम 50-60% वाला या 70% वाला अयस्क का क्या करें, उपयोग करें, तो ज़्यादा लोहा मिलेगा। मजदूर लगाएंगे, अगर भट्ठी चलाएंगे, मजदूर लगाएंगे तो ज़्यादा लोहा भी मिलना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, अपने लाभ के चक्कर में ये निम्न श्रेणी वाले अयस्क जिसमें लोहा का मात्रा कम है उसको फेंक देते हैं, तो उसका बर्बादी हो गया। वही कह रहा है सरकार, या संरक्षण के उपाय में बताया जा रहा है कि निम्न श्रेणी के अयस्क का क्या करिए, जिसमें 20% भी लोहा है उसको भी निकालिए, तो बर्बादी नहीं होगा और ज़्यादा दिन तक हमारा खनिज क्या होगा, चलेगा। तो खनिज और अयस्क आप समझ में आ गया होगा। खनिज सारा का सारा है, जितने भी जिसमें भी लोहा है वो सब खनिज है। जैसे कि ये भी 20% वाला क्या है, खनिज ही है, लेकिन इसमें हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, इसमें 20% ही है, ज़्यादा खर्चा लग जाएगा इसको निकालने में, तो इसको क्या कह देंगे हम, इसको अयस्क नहीं कहेंगे, इसको खनिज में ही रहने देंगे। इसी में अगर 60% लोहा रहता तो ये खनिज ना होकर के अयस्क हो जाता, क्योंकि इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वैसे खनिज जिसमें आसानी से निकाला जा सकता है उसको अयस्क का नाम दे देते हैं हम। जैसे कि 70% इसमें लोहा था तो इसको मैग्नेटाइट अयस्क का नाम दे दिए, और बाद बाकी जिसमें भी लोहा है, 2% भी लोहा है तो खनिज है ही। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए पुनर्चक्रण विकल्पों का उपयोग। पुनर्चक्रण का मतलब क्या है, रिसाइकल करेंगे। जैसे कोई भी सामान है, जैसे लोहा का कोई भी सामान है वो खराब हो गया
क्या करेंगे, गला करके, जैसे लोहा की पटरी है मान लीजिए, पटरी रिप्लेस हो गया, हट गया वहाँ से, तो पटरी को फेंकेंगे नहीं, फिर से क्या कर देंगे, गला करके नया पटरी बना करके तैयार कर देंगे। या कोई भी सामान जैसे कबाड़ी वाला लेके जाता है, लोहा वोहा सब यहाँ से लेके जाता है, कहाँ ले जाता है, वही फैक्ट्री में ले जाता है, उसको फिर से बनाता है, रिसाइकल करना इसको कहते हैं, पुनर्चक्रण, मतलब फिर से उसको पिघला करके नया नया सामान बनाता है। विकल्पों का उपयोग करिए, खनिज के अलावा कोई दूसरा विकल्प है तो उसका भी उपयोग आप करिए। इसके बाद देखिए ऊर्जा संसाधन, आप तो हो गया खनिज के बारे में आप समझ गए कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं, खनिज का पर्यावरण पे क्या समस्या है, खनिज संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्या तो सारा बात आपको समझ में आ गया कि खनिज का संरक्षण क्यों होना चाहिए। तो ये टॉपिक आपका खनिज का यहीं पर खत्म हो गया। अब देखिए ऊर्जा संसाधन के बारे में हम समझते हैं। अगला टॉपिक है आपका ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन क्या है, तो ऊर्जा संसाधन का जो है, ऊर्जा संसाधन जैसे कि जिससे हम ऊर्जा का अभी बहुत सारा काम है, ऊर्जा से ही आपकी जो है ये जो मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, जितनी भी है वो भी ऊर्जा से ही चलता है। ऊर्जा से ही आपका जो ये बल्ब जलता है, कहाँ से मिलता है, विद्युत ऊर्जा है, ये सारे के सारे ऊर्जा हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊर्जा संसाधन के बारे में समझेंगे, ऊर्जा संसाधन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो ऊर्जा संसाधन में पहला प्रकार जो है, ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला प्रकार है परंपरागत स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत में देखिए, परंपरागत स्रोत में किसको रखते हैं, तो कोयला को, पेट्रोलियम को, प्राकृतिक गैस को, विद्युत ऊर्जा को, ये सब क्या है, परंपरागत स्रोत है, बहुत पहले से चला आता रहा है। कोयला से बहुत पहले से ही हम क्या करते हैं, ऊर्जा लेने का काम करते हैं। पहले तो खाना वाना, आयरन वायरन सब कोयला पे ही होता था। तो परंपरागत स्रोत में इन सब चीज़ों को रखते हैं। और गैर परंपरागत में परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये सब क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। ये हाल में ही आया है, पहले से नहीं चल रहा था, हाल में ही ये परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने का काम आया है। सौर ऊर्जा पहले से नहीं था, ये हाल में ही सौर ऊर्जा आया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इस सब का। तो परंपरागत स्रोत में जैसे कोयला है, कोयला के कितने प्रकार हैं, कोयला के प्रकार हैं पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है। ये 4 प्रकार के आपको कोयला देखने को मिलता है। इसमें भी क्वालिटी वाइज इसको अलग अलग करते हैं, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो 4 प्रकार के कोयला आपको पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको, तो दामोदर घाटी झारखंड में मिलता है, आपको बंगाल में भी मिलता है। इसके बाद झड़िया, बोकारो, रानीगंज, गोदावरी घाटी, इन सब जगहों पर, झड़िया झारखंड में, मतलब कि बोकारो, ये सब जो है बोकारो झारखंड में जगह है। तो रानीगंज, गोदावरी घाटी, इन सब जगहों पे आपको कोयला देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए अगला परंपरागत स्रोत है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आपको पता है ईंधन के रूप में होता है। जितने भी गाड़ियाँ चलती है उसका ईंधन हमारा पेट्रोलियम ही है। डीजल भी है, तो इसके बाद जो है रसायन बनाने में डीजल, पेट्रोल, ये सब जो है इसका उपयोग होता है इन सब जगहों पर। क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है, तो ज़्यादातर भारत में ज़्यादा पेट्रोलियम है नहीं हमारे पास, ज़्यादा पेट्रोलियम जो है हमारे पास नहीं है। हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, दूसरे दूसरे देशों से मंगाते हैं। हमारे पास बहुत कम ही मात्रा में कहीं कहीं पर क्या है, पेट्रोल मिलता है। जैसे मुंबई के बगल में जो है, मुंबई हाई में थोड़ा सा पेट्रोल, वहाँ पर जो है पेट्रोल प्राप्त होता है हमको। अंकलेश्वर गुजरात में पेट्रोल का प्राप्त होता है, जितना भी समुद्र का किनारा वाला जगह है ज़्यादातर। इसके बाद डिगबोई और नहरकटिया, ये आसाम में भी हमको क्या मिलता है, आपको पेट्रोलियम मिलता है आपको। आसाम जो है हमारा, वहाँ के डिगबोई में क्या मिलता है आपको, पेट्रोलियम मिलता है। इसका खोज अंग्रेज ने किया था। इसका कैसे हुआ था, डिगबोई आसाम में, तो हाथी जो चल रहा था, तो हाथी के पैर के दबाव के कारण उसमें से पेट्रोल बाहर निकला। तो वैसे पता लगा कि अच्छा ये क्या है, तो उसको खोजा गया तो देखा कि ये तो पेट्रोल है। तो इस तरह से आसाम में आपका पेट्रोल का खोज हुआ था। इसके बाद देखिए प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का उपयोग देखिए, घरेलू ईंधन, अभी जो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस आप लेकर के आते हैं वो क्या है, प्राकृतिक गैस ही है। उर्वरक बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं प्राकृतिक गैस का। जैसे उर्वरक, नाइट्रोजन मिलता है उर्वरक में नाइट्रोजन देना पड़ता है, तो प्राकृतिक गैस का ही यूज़ करते हैं। इसके बाद क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलता है प्राकृतिक गैस, तो मुंबई हाई में, वहीं पर प्राकृतिक गैस, जहाँ पर डीजल पेट्रोल मिलते हैं वहाँ पर भी प्राकृतिक गैस मिलने की ज़्यादातर संभावना होती है। वही प्राकृतिक गैस क्या है, वही मीथेन गैस है, जो नीचे में दब करके फंसा हुआ रहता है, पत्थर के चट्टानों के बीच में फंसा हुआ रहता है, उसी को निकालते हैं, तो वही प्राकृतिक गैस है। खंभात बेसिन में है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। तो ये प्राकृतिक गैस क्या है, चट्टान में, धरती के नीचे जो पत्थर है, चट्टान सब है, उसके नीचे ये गैस फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये गैस अंदर में फंसे हुए हैं। उसी को ड्रिल करके पाइप के माध्यम से अंदर पाइप ले जाते हैं और उससे वो गैस निकालते हैं। देखते होइएगा कि पाइप नीचे धंसा है, पाइप से गैस निकल रहा है, आग निकल रहा है उसमें से,
तो वो क्या है, वो गैस निकल रहा है, वो गैस आग के रूप में जलता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसी को हम पाइप दे करके वो जो पत्थर में फंसा हुआ गैस है उसको निकाल करके यूज करते हैं, उसी को प्राकृतिक गैस कहते हैं। आगे देखिए विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा में ताप ऊर्जा है और जल विद्युत वाला। विद्युत ऊर्जा मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारा दो तरीके से बनाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से बनता है आपके पास। एक होता है ताप विद्युत, ताप से बनाने वाला। कोयला को जलाते हैं, कोयला को जला के पानी गर्म करते हैं, फिर उसके भाप से क्या करते हैं, जैसे कुकर कैसे सीटी मारता है आपका, भाप के प्रेशर से क्या करते हैं, सीटी मरवाते हैं ना, उसी तरह से उसी भाप के प्रेशर से टरबाइन को घुमाया जाता है। तो ये कोयला जला करके काम होता है, तो उसको तापीय विद्युत कहते हैं, यानी ताप से बना है, कोयला जला के बना है। तेल से बनता है, यानी जनरेटर चला करके बनाते हैं, तेल दे करके, डीजल दे के, गैस से। इस तरीके से हम विद्युत निकालें, अगर विद्युत बनाएं तो वो ताप विद्युत के अंदर में आएगा। दूसरा होता है जल विद्युत। अगर हम क्या करें, नदी को बांध करके डैम बना करके अगर विद्युत बनाएं, नदी का पानी ऐसे ही बह रहा है, उसको क्या करेंगे, एक जगह डैम बना करके रोक देंगे, पानी भर जाएगा डैम में आकर के, यहाँ पर इतना लबालब पानी हो जाएगा, फिर उसको एक रास्ता से, एक गेट से क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और उसके नीचे में टरबाइन लगा होता है, वो टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन नाचेगा उससे, और फिर पानी ऐसे ही बहता हुआ चला जाएगा। तो क्या किया, हम रोक करके, बस पानी तो ऐसे ही जा रहा है, बहेगा ही, वो तो जाएगा ही, लेकिन उसको रोक करके थोड़ा सा दूसरा उपयोग हम कर लेते हैं, तो जल विद्युत बन जाता है हमारा। वो उसका वो एग्जाम्पल है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल भी एक जल विद्युत परियोजना है। कोपिली, दामोदर घाटी, इन सब जगहों पर जल विद्युत परियोजना हमारी चल रही है। इसके आगे है गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत में आपको परमाणु ऊर्जा, जो पहले से नहीं है, जैसे यूरेनियम से हम परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम जो है हमारा, यूरेनियम जो है परमाणु बम में भी यूज़ किया जाता है। परमाणु बम जो हम बोलते हैं, बनाते हैं, तो वो जो है उसमें भी यूरेनियम का यूज़ होता है, जो झारखंड से हमें मिलता है। थोरियम जो है वो भी परमाणु ऊर्जा के ही अंदर में आता है, थोरियम से भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो परमाणु ऊर्जा के ही अंदर में आता है। ये केरल के मोनाजाइट रेत से मिलता है। केरल में एक रेत होता है, बालू होता है, उसमें थोरियम की मात्रा होती है, जिसको मोनाजाइट रेत कहते हैं। अगला परंपरागत, गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा है, जो ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं पहुँची है, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ बिजली नहीं है, तो सौर ऊर्जा का ही यूज होता है। आगे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक, भारत के जितने भी साइड वाले क्षेत्र हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम पवन ऊर्जा का यूज़ करते हैं, क्योंकि समुद्र से जो हवा आती है बहुत ज़ोर से आती है। हम लोगों को उतना स्पीड में हवा नहीं मिलता है, लेकिन समुद्र में जो हवा आता है बहुत ज़ोर से बहता हुआ आता है, तो उस हवा के ऊर्जा को हम क्या कर लेते हैं, बड़ा बड़ा पवन चक्की लगा करके उसको घुमा करके बिजली बना लेते हैं। तो ये सब गैर परंपरागत स्रोत में है। इसके बाद बायोगैस, ये भी आपको गैर परंपरागत स्रोत में है। बायोगैस में क्या है, गोबर गैस, खाद, ईंधन, दोनों। बायोगैस का मतलब क्या है, अगर आपका पास जो है, जो भी सड़ा हुआ चीज़ है, मतलब आप सब्जी आपने काटा, उसको क्या करिए, एक डस्टबिन में डाल दीजिए, एक बंद कंटेनर में डाल दीजिए, बंद बर्तन में, तो वो जो सड़ता है तो उसमें से मीथेन गैस निकलता है। कोई भी सब्जी या कोई भी खाना पीना का सामान, कुछ भी सामान जो अगर सड़ेगा तो उसमें से एक मीथेन गैस प्राप्त होता है। वही मीथेन गैस क्या है, बायोगैस है, वो जलता है, और एलपीजी गैस की तरह ही जलता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर वाला गैस जलता है, उसी तरह से वो गैस भी जलता है, तो उसी को हम बायोगैस कहते हैं। यानी गोबर से भी मीथेन गैस निकलता है। जानवर जो मवेशी जो चारा खाता है, उसके बाद जो गोबर करता है, तो वो भी तो मतलब कि जो है वो खाना पीना का ही सामान है, मतलब कि घास खाया है या कुछ भी खाया है, पेड़ पौधा ही खाया है, तो जो गोबर है वो जब सड़ता है तो उसमें से भी मीथेन गैस निकलता है, तो वो जलने का काम करता है। तो बायोगैस को ही हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। तो इन सब से हम क्या करते हैं, इन सबको गैर परंपरागत स्रोत में रखते हैं। ये सब बायोगैस, गोबर गैस, खाद, ईंधन, इन सबको उसके अंदर में हम रखते हैं गैर परंपरागत में। अगला है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा मतलब ज्वार, समुद्र के किनारे आप समझे होंगे कि ज्वार आता है, तरंग आता है, ज्वार भाटा आता है, तो उसी का यूज करके हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं उसकी ऊर्जा को। जैसे खंभात की खाड़ी में बहुत जोर से आता है, कच्छ की खाड़ी में बहुत ज़्यादा से जोर से ज्वार आता है, गंगा की डेल्टा में बहुत जोर से पानी बहता है। तो इन सब पानी के स्पीड को क्या करते हैं, इसके करंट को यूज करके हम क्या करते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, भूतापीय ऊर्जा। मणिकरण, हिमाचल में, पूगा घाटी में, लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा। भूमि के अंदर में जो है बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो है बहुत सारे गैस में क्या हुआ है, आग लगा हुआ है, तो उससे बहुत सारे ताप निकलते हैं, बहुत ज़्यादा ताप निकलता है। उस ताप का भी यूज़ करके हम क्या करते हैं, अलग अलग काम को अंजाम देते हैं, अलग अलग उस ऊर्जा का भी उपयोग करते हैं, उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आगे देखिए ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण की जरूरत क्यों है, ऊर्जा जो है, इतना ज़्यादा जो ऊर्जा है हमारे पास,
उसके संरक्षण की ज़रूरत हमको क्यों है, ऊर्जा की संरक्षण क्यों करना चाहिए हमको। तो ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक होता है। ऊर्जा संरक्षण मतलब अगर आप ऊर्जा कोयला या पेट्रोलियम का अगर आप उपयोग नहीं करिएगा ठीक से तो कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो आपके लिए संकट पैदा हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा को संरक्षित रखना पड़ेगा। इसलिए हमको ऊर्जा संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। तो ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, क्योंकि अगर अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। उपाय क्या है विवेकपूर्ण उपयोग करने का, तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। हर व्यक्ति एक कार पे एक व्यक्ति जाता है, जहाँ पर 5-10 आदमी के जाने की व्यवस्था है वहाँ पर एक आदमी बैठ करके जाता है, तो वो गलत बात है। ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा का संरक्षण नहीं है, ऊर्जा का बर्बादी है। तो वो जो है वो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें लोग ज़्यादा से ज़्यादा। जो बसें चल रही है उस रूट में उस बस का यूज़ करें तो ऊर्जा का बचत होगा। ऊर्जा बचत वाला उपकरण का यूज़ करना चाहिए जो ज़्यादा ऊर्जा का बचत करता हो। जैसे कि आप बुलेट है 350 सीसी उसका इंजन होता है, वो 1 लीटर में मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर जाएगा आपका। वही स्प्लेंडर गाड़ी है जो 1 लीटर में 60-70 किलोमीटर जाएगा। तो ऊर्जा का बचत कौन कर रहा है, स्प्लेंडर वाली गाड़ी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बचत करने वाला उपकरण का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद नवीकरणीय स्रोत को बढ़ावा देना चाहिए। नवीकरणीय स्रोत यानी जो फिर से बना सकते हैं हम, जैसे सौर ऊर्जा को ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, पवन ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जो फिर से बनाया जा सके उस ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। इसके लास्ट में एक नारा दिया गया है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। यानी अगर आप ऊर्जा बचाते हैं, यानी आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो बिजली बंद कर देते हैं, तो ऊर्जा आप बचा रहे हैं, तो ऊर्जा का उत्पादन है। क्योंकि ऊर्जा एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। कोयला से बिजली बन रहा है, एक दिन जब कोयला महंगा होगा, कोयला कम होगा तो कोयला महंगा होगा तो बिजली भी महंगा होगा। तो जो है आपको ऊर्जा का बचत ही क्या है, ऊर्जा का उत्पादन है। तो ऊर्जा को आप बचाइए, ऊर्जा को संरक्षित करिए। इसके साथ जो है ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। यहाँ तक खनिज के बारे में था और इसके बाद ऊर्जा के बारे में था कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के कितने प्रकार हैं। आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा के कितने प्रकार है, बता दीजिएगा। ऊर्जा के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। और लॉन्ग में पूछ दे कि ऊर्जा का संसाधन क्या है, ऊर्जा संसाधन के कितने प्रकार हैं, तो आप अंदर में भी जा करके बता दीजिएगा कि परंपरागत स्रोत के भी इतने भाग हैं, फिर गैर परंपरागत स्रोत के भी इतने भाग हैं। तो जिस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछे आपसे, आप यहाँ पर उससे बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पर। आप सभी लोगों को इतना देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए, क्योंकि ज़्यादा नोट्स है नहीं, ज़्यादा मात्रा में है नहीं। इसको आप लिख करके बार बार रिवाइज करिए।